हेलो एवरीवन, मेरी चैनल वंगजन म्या म्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी द हार्टलेस बिट्रायर और एसेंट्रिक लवर का थर्ड पार्ट। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों को होश आ गया था। अब कहानी 6 साल के बाद शुरू होती है। जिनलिंग अलमारी पे बैठ के रो रहा था। यानले जियांग चेंग से पूछती है, आचेंग, आलिंग कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। जियांग आंखें रोल करते हुए कहता है, जरूर पढ़ाई और अभ्यास के डर से कहीं छिप कर बैठा होगा। यानली एक टूटी सी मुस्कान के साथ उसे कमरे में ढूंढने चली जाती है। जियांग अभी भी वहीं खड़ा था। वो अपने मन में कहता है, सीजिए, मैं तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार को कभी माफ नहीं करूँगा। उसकी आंखें अचानक आंसुओं से भर जाती है। वो आगे अपने मन में ही कहता है, वो इतना कुछ करके हमसे ऐसे छिपकर नहीं रह सकता। तुम्हें आज भी उस पर इतना भरोसा क्यों है? क्यों नहीं मान लेती कि उसने ही तुमसे तुम्हारा प्यार और जिंदगी से उसका पिता छीन लिया। उसने उन वेंस के लिए हमें छोड़ दिया, डेमोनिक कल्टीवेशन की। ये सोचते हुए जियांग पेड़ पर जोर से पंच मारता है, जिससे उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। दूर खड़ी यानली आंखों में आंसू भर के अपने भाई को देख रही थी, जो अभी जिनलिंग को मना के लाई थी। जिनलिंग कहता है, मोचिन, जो पेड़ को क्यों मार रहे हैं और वो रो क्यों रहे हैं? नी सुसु ने कहा था, एक दिन जोजो अपने गुस्से की वजह से पागल हो जाएंगे। क्या जोजो सच में पागल हो गए? अब तो वो मुझे और डांटेंगे। कहते हुए जिनलिंग यानली के पीछे छिप जाता है। यानली छुपकर अपने बेटे के पास बैठती है और कहती है, आलिंग, जोजो बस तुम्हारी छोटी जोजो को मिस कर रहे हैं। वो इसीलिए नाराज है। वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। वो अपने मन में कहती है, आचिंग, मैं जानती हूँ तुम भी आशियान को उतना ही याद करते हो जितना मैं करती हूँ। तुम भी उसके जिंदा होने, उसके वापस आने का उतना ही इंतजार कर रहे हो जितना मैं कर रही हूँ। तुम्हारा रोज शाम को एंसेस्टर हाउस में जाना और सोल लैंटर्न को चेक करना और वापस आते वक्त तुम्हारे चेहरे पर आई वो राहत, मैं समझती हूँ। बस हमारा आसियान वापस आ जाए। और अपनी कमर में बंधी हुई मैरिज बेल को देखते हुए कहती है, मुझे पता है आप एक दिन मेरे पास वापस आएंगी। आपकी दी हुई ये बेल आज भी सोल एनर्जी से चमक रही है, चाहे दुनिया जो कहे। मुझे पता है मेरा भाई, मेरा आशियान कभी गलत नहीं हो सकता। इधर नी सेक्ट अनाज की बग्घियां बाकी सेक्टों में भेज रहा था। तभी सीचैन नी हुसैन के सेनापति से मिलते हैं। सीचैन कहते हैं, सेनापति, हमने कहा था अनाज की और बग्घियां हमारे पास भेजने के लिए, पर अभी तक वो हमारे पास नहीं पहुंची हैं। हमें गुसु में विद्यार्थियों को भोजन इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई हो रही है। सेनापति फर्स्ट गुसु प्रिंस को प्रणाम करते हुए कहते हैं, माफ करिएगा प्रिंस, पर हमने वादे के मुताबिक जितनी अनाज की खेपें आपके पास भेजनी थी भेज दी है। हम जानते हैं गुसु भी जीन सेक्ट और गू सेक्ट की तरह पिछले 6 साल से सूखे का सामना कर रहा है, लेकिन हम भी क्या करें, हमें अन्य राज्यों में भी अनाज भेजना है। सीचन सेनापति से नी से मिलने के लिए कहता है। इस पर सेनापति कहते हैं कि रात में आए बुरे सपने की वजह से नी सेक्ट लीडर को डर से बुखार आ गया है और वो राजमहल में आराम कर रहे हैं। सीचन मायूस होकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि फिर मैं उन्हें जल्दी ही ठीक होने की कामना करता हूँ, और मुड़कर जाने लगते हैं। तभी वो अचानक रुकते हैं और सेनापति से कहते हैं, नी सेक्ट लीडर को शादी और बेटे की शुभकामनाएं। इस बार मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देना चाहता था। सोचा था इस बार उनके कल्टीवेशन पार्टनर से मिलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन लगता है मुझे अगली मुलाकात का इंतजार करना होगा। तभी वहाँ एक 6 साल का बच्चा दौड़कर आता है और सेनापति से कहता है, सुसु, घोड़ा बन जाओ, निशियान को घोड़े की सवारी करनी है। सेनापति मुस्कुराते हुए बच्चे को गोद में उठाकर कहते हैं,
फर्स्ट प्रिंस, ये रहे हमारे नए नी सेक्ट के नए क्राउन प्रिंस। इस पर सी चैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, लिटिल प्रिंस, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम अगली बार आपकी मोचिन से भी मिलना चाहेंगे, पर अभी हम चलते हैं। नी दूर खड़े होकर के ये सब देख रहा था। इधर दफन माउंटेन में एक गुफा में वैन क्विंग एक व्यक्ति के सर पर औषधि युक्त पट्टियां रख रही थी। तभी वैनिंग अंदर आते हुए कहता है, सीजिए, प्रिंस कब उठेंगे और कितना वक्त लगेगा? वैनिंग के हाथों में एक औषधि से भरा प्याला देते हुए कहती है, वैनिंग, ये प्याला तुम छोटे प्रिंस को दे आओ। जिस पे वैनिंग मुंह बनाते हुए कहता है, सीजिए, हम छोटे प्रिंस का इलाज क्यों कर रहे हैं? वो हमें इतने अपशब्द कहते हैं और हम फिर भी उनके 100 होल कर्स का इलाज कर रहे हैं। वैनिंग अपने भाई के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, क्योंकि हम छोटे प्रिंस जैसे नहीं हैं और ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम वेवोशन के लिए कर रहे हैं। जल्दी ही जिन क्राउन प्रिंस ठीक हो जाएंगे, उनके घाव भर रहे हैं। उनके होश में आते ही हम उनके छोटे घमंडी पागल भाई को उनके साथ भेज देंगे। अपनी बहन की बात सुनकर वैनिंग मुस्कुराता है और वैनिंग अपने मन में सोचती है, वेवोशियन, हम तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन तुम्हारे नाम पर लगे दाग को मिटाने के लिए अगर हम सभी विंस को मरना भी पड़ा तो हम मरेंगे। शायद तब तुम हमें माफ़ कर सको। मुझे बस एक बात का डर है कि कहीं मैंने उस लांग वांगजे पे भरोसा कर कर कोई गलती तो नहीं की, कहीं मैंने आयुआन को उसके पास भेजकर कोई गलती तो नहीं की। इधर जिन सेक्ट में सूसे जिन गोंगायू के पास आता है और कहता है, सेक्ट लीडर यानली ने सेक्ट आने से मना कर दिया। जब मैंने जिनलिंग को कुछ समय के लिए सेक्ट भेजने को कहा तो उसने कहा कि जिनलिंग अभी स्वस्थ नहीं है। गोंगायू आंखें बंद करते हुए कहता है, वो हमें अपने पति के मौत का जिम्मेदार मानती है। सूसे गोंगायू को टोकते हुए कहता है, बट सेक्ट लीडर, राजकुमारी क्राउन प्रिंस को मरा हुआ नहीं मानती। ना तो उन्होंने अपने बालों से ड्रैगन पिन निकाला है और ना ही अपने कमर से मैरिज बेल। वो खुद को विडो नहीं मानती। गोंगायू उससे पूछता है, तुमने बेल ध्यान से देखी? क्या उसमें सोल एनर्जी थी? जिस पे सूसे कहता है कि यानली ने उसे अपने हाथ से ढका था। गोंगायू थोड़ा परेशान होता है, फिर वो बोलता है, गुसू लैंड सेक्ट ने मैरिज प्रपोजल का कोई जवाब भेजा कि नहीं? जिस पे सूसे एक कनिंग स्माइल देते हुए कहता है कि फर्स्ट प्रिंस ने जवाब में कहा है कि अभी हाल ही में सेकंड प्रिंस की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा बहुत कमज़ोर है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक फर्स्ट प्रिंस शादी नहीं करेंगे। गोंगायू सूसे को एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और फिर कहता है कि टाइगर सील का कुछ पता चला? सूसे कहता है कि उसने जिस स्पाई को चीफ कल्टीवेटर के पीछे लगाया था उसने बताया है कि टाइगर सील और येन आयरन की शक्तियाँ अपने मास्टर के पास वापस चली गई हैं जहाँ से वो आई थी, और चीफ कल्टीवेटर जल्दी ही एक बड़ी पूजा रखेंगे जिससे डीमन किंग और मून गॉडेस को खुश किया जा सके ताकि हमारे राज्य में फिर से बारिश हो। यूनमैक सेक्ट लीडर ने अनाज की अगली खेप अभी तक नहीं भेजी। जिस पे गोंगायू कहता है कि यूनमैक सेक्ट और निंग सेक्ट का कुछ न कुछ जरूर करना होगा, लेकिन फिलहाल तुम जा सकते हो। सूसे जानने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी गोंगायू उसे रोकते हुए कहता है, माफ़ करना, मैं तुम्हें बेटे के जन्म की बधाई देना तो भूल ही गया। अगर तुमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो मेरी शादी हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। तब तक हम यूनमैक और नी सेक्ट का कुछ न कुछ कर लेंगे जिससे भविष्य में हमें उनसे कोई डर न रहे। इधर नी हुसैन नी पैलेस के गार्डन में आता है जहाँ विंग नी शियान के पीछे पीछे भाग रहा था और उन दोनों की हंसी से पूरा बगीचा मानो गूंज रहा हो। ये हंसी
नी हुसैन के कानों के लिए किसी मेलोडियस म्यूजिक से कम नहीं थी। वो निशियान को पकड़ लेता है और निशियान आउट करते हुए कहता है, बाबा आप हमेशा पापा की साइड लेते हैं, निशियान आपसे बात नहीं करेगा। नी हुसैन अपने दोनों कान पकड़कर कहता है, बाबा अब से निशियान की साइड लेंगे। विंग उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। हुसैन निशियान को पास में खड़ी बेबी सीटर को दे देता है और उससे वहां से जाने का इशारा करता है। फिर वो विंग की तरफ मुड़कर कहता है, आशियान तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? कल तुम फिर से बेहोश हो गए थे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारा पास्ट याद रखने की, वो मैं याद रखूँगा। तुम बस अपनी हेल्थ का ध्यान दो। विंग दुखी सा चेहरा बनाकर कहता है, हम कल्टीवेशन पार्टनर हैं, हमारा एक बच्चा भी है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं, ना निशान के बारे में और ना ही तुम्हारे बारे में। 6 साल हो गए पर मुझे कुछ याद नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, तुम्हें कल्टीवेशन पार्टनर होने का कोई अधिकार नहीं दिया मैंने। मैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा, पर मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं विंग अपनी बात गला भर जाने की वजह से पूरी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर नी उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं आशियान, तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं इंतजार कर सकता हूँ। तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही बहुत है। विंग अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए था। वो नहीं चाहता था कि नी उसके आंखों में आंसू देखे और उसे दुख हो। नी की नज़र विंग के होठों की तरफ जाती है और वो अपनी उंगलियों बढ़ा करके उसे छूने ही वाला था कि अचानक विंग के बाल से वाइट फोनिक्स पिन निकल जाती है। विंग अपना चेहरा हड़बड़ाहट में ऊपर उठाता है तो नी अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इधर पीछे से मिहाज उड़कर आता है और वाइट पिन अचानक से एक वाइट स्वॉर्ड का रूप ले लेती है और मिहाज भी एक तलवार का रूप ले लेता है। इससे पहले कि 2 सोल वीपन में लड़ाई शुरू हो जाए, नी विंग को अपने तरफ मुड़ते हुए कहता है, हमें चलना चाहिए, मौसम खराब हो रहा है। विंग आसमान की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो नी के साथ महल की तरफ चला जाता है। इधर गुसू लैंड सेक्ट में सीचन कुरैन से कहता है कि शायद नी सेक्ट उन्हें और अनाज नहीं देना चाहता, जिस पे कुरैन गुस्से में कहता है कि नी हुसैन नी सेक्ट का लीडर बनने के लायक ही नहीं है। पता नहीं क्यों हमारे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। मैं कल ही चीफ कल्टीवेटर से मिलूंगा। इस पे सीचैन कहता है कि बारिश की देवी तो मून गॉडेस है ना अंकल, और मुझे लगता है कि आज सुबह मुझसे चीफ कल्टीवेटर ने जो कहा वो बात मुझे आपको बतानी चाहिए। अंकल, क्या आपको पता था कि मून गॉडेस ने अपने कल्टीवेटर रूप में चीफ कल्टीवेटर की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उन्होंने डीमन किंग से अपने पिता के खिलाफ जाके शादी की? बदले में चीफ कल्टीवेटर ने डीमन किंग को धोखे से मार दिया और उसके सोल वीपेन को दफन माउंटेन में बंद कर दिया। कुरैन हाँ में सर हिलाता है। सीचन आश्चर्य से कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मून गॉडेस ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे चीफ कल्टीवेटर के आदेश पे नदी में छोड़ दिया गया था, जिससे दुखी होकर मून गॉडेस ने अपनी जान दे दी। बाद में सभी कल्टीवेटर्स ने मिल के मून गॉडेस की सोल को बुद्धा मंदिर में प्योर बॉन्ड के साथ बांध के रखा ताकि हमारे राज्यों में बारिश हो सके और शायद एक दिन मून गॉडेस हमें माफ कर दे और गॉड रिलम में वापस आ जाए। कुरैन फिर हाँ में सर हिलाता है। सीचन अब गुस्से और दुख से कहता है, लेकिन क्या आपको ये भी पता था अंकल कि वो बच्चा मरा नहीं और वो बच्चा और कोई नहीं विंग था? कुरैन के मानो पैरों तले जमीन निकल गई। वो धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है, पर सीचन अपने अंकल की इस हालत को देखकर थोड़ी भी दया नहीं दिखाता और कहता है, अब बताइए आपने मेरे भाई के साथ क्या किया? आपने उससे पिछले 6 सालों में इतनी सजा दी जितनी कि किसी बड़े अपराधी को भी नहीं दी जाती।
पिछले 8 महीने से वो सेक्युलरिज्म में है। क्यों? आपको क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? आप मेरे भाई पर लानी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कितना दबाव डाल रहे हैं। उसे इतनी सारी पनिशमेंट दी। कुरैन खुद को संभालते हुए कहता है, वांग जी ने रूल्स तोड़े। शादी और सोल बांड के बाद पत्नी को उसका अधिकार नहीं देना वुसू रूल के खिलाफ है। सीचन गुस्से से मुस्कुरा कर कड़वाहट से कहता है, अच्छा, अपने नेफ्यू पर लव कर्स करना, उसे नशे की दवा देकर अपनी पत्नी को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, ये वुसू नियम में कब शामिल हुआ अंकल? कुरैन सीचन को देखता ही रह जाता है। वो उसके हाथ पकड़ करके कहता है, सीचन, मैंने जो भी किया वांगजी के लिए किया। वो उस डोमिनिक कल्टीवेटर को भूल ही नहीं पा रहा था। वो उसे हर जगह नजर आता था। तुम जानते हो, उसने लानी को कभी जिंगसी के मेन हाउस में घुसने ही नहीं दिया। और जिस दिन नशे की दवा की वजह से वो मेन हाउस में लानी के साथ रहा, उसकी सुबह ही उसने जिंगसी में आग लगा दी। अगर मैं उसे नहीं रुकता तो वो अपने दोनों हाथ काट लेता। उसे सेक्युलरिज्म में भेजना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम सब भूल जाओ और उसे भी कहो कि वो अपनी ज़िंदगी में लानी के साथ आगे बढ़े। अब तुम्हारा एक नेफ्यू भी है, उसका एक बेटा भी है। अब हमें ये सब कुछ भूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। सीचन गुस्से से बोलता है, आपको शर्म आनी चाहिए अंकल। जिन रूल्स की आप बात करते हैं, आपने खुद उन्हें वांगजी के साथ हर दिन तोड़ा। बल्कि लैंड रूल्स के मुताबिक तो आपने एक पाप किया है, अक्षम्य अपराध किया है। मैं अब अपने भाई को ये सब और सहने नहीं दे सकता। अगर अब आपने वांगजी के साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो लैंड सेक्ट लीडर, मैं आपका ये सेक्ट छोड़कर अपने भाई के साथ कहीं और चला जाऊंगा। सीचन की बात सुनकर कुरैन शॉक्ड रह गया। आपने मेरे भाई पर लव कर्स किया, उसे खुद के लव बॉन्ड को मरवाया। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। कुरैन चुप था। वो नहीं कह पा रहा था कि वो लव कर्स उसने नहीं बल्कि लानी ने लगाया था। और जब ये बात उसे पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसने ये सोचा कि लानी ने ये सब उसके नेफ्यू के भलाई के लिए ही तो किया है, इसीलिए वो चुप रहा और लैंड रूल्स तोड़े। उसे नहीं पता था कि विंग मून गॉडेस का बेटा है, लेकिन आज अपने दूसरे नेफ्यू की आंखों में अपने लिए नफरत देख के वो पूरी तरह से टूट गया था। उसने वांगजी की आंखों में तो अपने लिए उसे दिन नफरत देख ली थी जिस सुबह उसने जिंगसी में आग लगाई थी, लेकिन आज सीचन की आंखों में नफरत देख के वो पूरी तरह से टूट गया। चन वहां से निकलकर जिंगसी की तरफ चला ही था कि कुछ लैंड स्टूडेंट उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं, फर्स्ट प्रिंस, कृपया सेकंड प्रिंस को बचा लीजिए। वो अचानक हथियार कक्ष में घुस गए हैं और अपने हाथ में वही सोल हर्टिंग वेपन लिया है जिससे वेन्स ने वे प्रिंस को सीने पे मार्क किया था और उनकी सोल को हर्ट किया था। वे प्रिंस तो पता नहीं कैसे बच गए, लेकिन सेकंड प्रिंस के पास तो कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है। प्लीज उन्हें बचा लीजिए फर्स्ट प्रिंस। सीचन उस स्टूडेंट के साथ हथियार कक्ष की तरफ भागा। वांगजी को चारों तरफ से लैंड डिसिप्लिन ने घेर रखा था और उससे हथियार रखने की प्रार्थना कर रहे थे। सीचन वांगजी से कहता है, वांगजी ये क्या कर रहे हो? उसे रख दो। वांगजी सीचन की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे नफरत करता है। उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं याद रखूं उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत। उसने कहा कि मैं उसका हत्यारा हूँ। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं उसके बिना और नहीं जीना चाहता। सीचन धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। इधर नी सेक्ट में विंग ने अपने कमरे में सब कुछ तितर बितर कर दिया था। वो अपने सेवक पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरी फोनिक्स पिन कहाँ है? मुझे वो अभी ढूंढ के दो। नी कमरे में आता है और विंग की हालत देख करके घबरा जाता है। उसने फोनिक्स पिन को मिहाज और ब्लैक स्वॉर्ड की हेल्प से बांध दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके और विंग के बीच में अब कोई आए, लेकिन
विंग की आंखों में आंसू और उसकी वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए देख के वो घबरा जाता है। तभी विंग अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए कहता है, नी, मुझे यहाँ बहुत जलन हो रही है और मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो। मेरी मेरी वाइट फोनिक्स पिन कहाँ है? मुझे वो अभी चाहिए। नी हुसैन विंग को वाइट फोनिक्स पिन दे देता है, लेकिन पिन हाथ में लेने के बाद भी विंग बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोश होने से पहले विंग कुछ बुदबुदा रहा था, जिससे नी सुनने की कोशिश करता है, तो वो वांगजी का नाम ले रहा था। नी अचानक बहुत दुखी हो जाता है। तभी विंग कहता है, राम वांगजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, हम आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपके पास लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।